Assalamu alaikum students. This is Bushra Askari giving you the lecture of personality psychology. आज हम बात करेंगे एल्बर्ट एलिस थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी की और टुडे इज़ द लेक्चर नंबर 38. स्टूडेंट, जैसे आपको पता है देर कुछ बिलीव्स होते हैं कि जो इरेशनल होते हैं, सच एज ब्लैक कैट शुड नॉट कम योर वे. Number 13 is a bad number. Broken mirror is a sign of bad luck. इस तरह के जो बिलीफ्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं और फिर ये कॉज करते हैं हमारी मेल एडजस्टमेंट को. तो ये जो इरेशनल बिलीव्स हैं ये हमें मिलते हैं सोशलाइजिंग अगर हम करें, पेरेंट, टीचर, पीयर्स वगैरह के थ्रू हमें ये मिलते हैं. Alice think the stressful life event referred as activating event. जैसे A हो गया हमारा activating event और and it causes emotional disturbances or psychopathology such as depression और anxiety. ये जो event है हमारे अंदर depression और anxiety create करते हैं. For example, I failed my midterm examination. Irrational और illogical belief ये हो गया कि I am so stupid और I am not worthy of for being living in this world. और या फिर I will never be able to pass my final term. ये इस तरह के जो होते हैं ना illogical beliefs होते हैं. और rational और logical reasoning में हम कह सकते हैं कि हम बीमार हो गए थे या स्टूडेंट एक बीमार हो गया था, उसकी वजह से वो पेपर सही नहीं दे पाया. आई वॉज़ नॉट एबल टू वर्क हार्ड. हम लोग जो हैं वो वर्क हार्ड नहीं कर सका जो स्टूडेंट है. इस तरह के जो बिलीव्स होते हैं जिसका ताल्लुक रियलिटी से होता है तो हम उनको कहते हैं रैशनल रीजनिंग. और इसमें जो थ्योरी है एल्बर्ट एलिस की उसको हम कहेंगे रैशनल इमोशनल बिहेवियर थेरेपी. इसके अलावा जो एलिस का जो व्यू था ह्यूमन नेचर के बारे में कि ह्यूमंस जो हैं वो स्ट्रेट सोच सकते हैं और रैशनली भी सोच सकते हैं और वो हैप्पी भी हो सकते हैं, पॉजिटिव लविंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी उनके अंदर हो सकती है. और कभी ऐसा भी होता है जब इंसान इंटॉलरेंट हो जाए या सेल्फ ब्लेम करने लगे या फिर इस तरह के एजम्पशंस में उसकी ज़िंदगी गुजरे. इन 1979 एलिस लिस्टेड सम की एजम्पशन अबाउट ह्यूमंस सच एज people have biological and cultural tendency to think irrationally and to disturb themselves. तो इस तरह के जो कुछ बिलीव्स हैं उन्होंने एलिस ने की एजम्पशंस बनाई कि इंसान इस तरह एज्यूम करता है या ऐसे ख्याल उसके जहन में आता है जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को डिफ़िकल्ट कर लेता है. मसलन ह्यूमंस आर यूनिक इन द वे दे इन्वेंट देयर इरेशनल बिलीफ. यानी कि इंसान जो है यूनिक होता है और अपने इरेशनल बिलीफ बना सकता है और उनके तहत ज़िंदगी गुजार सकता है. People themselves condition themselves to be disturbed rather than environment or external force. यानी कि people में ख़ुद ही ऐसी डिस्टर्बेंस होती है जिसकी वजह से वो जो है वो environmental या external factors की वजह से वो डिस्टर्ब होता है और वो अपने आप को ऐसा बना लेता है कि इन बातों से वो डिस्टर्ब होता है. People have the capacity and potential to change themselves by changing their cognition, emotion and behavior to maintain this and to remain minimum disturbed for the rest of their life. और इंसान के अपने बस में होता है कि वो अपने आप को चेंज कर सके और अपनी ज़िंदगी को डिस्टर्ब ना करे. मगर कुछ ऐसे बिलीव्स होते हैं जो कि हमारे अंदर इतने ज़्यादा कहना चाहिए कि वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी उनके बगैर मुश्किल हो जाती है गुजारनी. और इन इरेशनल बिलीफ की वजह से इंसान एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है. और इसमें यह है कि बायोलॉजिकल जो नेचर है
फ्राइड ने जैसे बताया बायोलॉजिकल नेचर, इंस्टिंक्ट्स हैं, ये सब चीज़ें, तो एलिस ने भी इन पर बात की है। मगर अकॉर्डिंग टू द एल्बर्ट, ह्यूमन जो है वो कम्प्लीटली इंस्टिंक्ट्स से कंट्रोल नहीं होते, बल्कि उनका अपना भी कोई जो है ना रैशनल सोचने का तरीका भी हो सकता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ये आता है कि इंडिविजुअल हैव इन्नेट टेंडेंसी, यानी कि उनके अंदर टेंडेंसी होती है, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकते। एल्बर्ट एलिस ने ABC मॉडल दिया है थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी को फोकस करने के लिए, यानी कि A जो है वो आपका एक्टिवेटिंग इवेंट हो गया, B बिलीव्स हो गया और C कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। तो इस तरह जो है ना ABC पर्सनैलिटी की थ्योरी के थ्रू इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। इसके अलावा बाय इंडिविजुअल आर एक्सपेक्टेड बाय अदर्स दे फील वर्थवाइल डिपेंडेबल। जब लोग इंसानों को एक्सेप्ट करते हैं तो वो वर्दी फील करते हैं, और जब क्रिटिसिज्म उनको मिलता है दे फील बैड। ABC में दो और कॉन्सेप्ट्स एल्बर्ट एलिस ने ऐड किए हैं, जिसमें D है डिस्प्यूटिंग और E है इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑफ द डिबेट ऑन मिनिमाइजिंग इरेशन इन वंस एटीट्यूड। मिसाल के तौर पे अगर एक लड़की है या स्टूडेंट है जो कि A ग्रेड लाई है तो साइकोलॉजी में, तो वो ये कहती है कि मैं जो दिस इज़ कॉल्ड एक्टिवेटिंग इवेंट। अब उसके ख्याल में नाउ दिस इज़ गुड ग्रेड एंड शी विल मेक हर बिलीव दैट शी हैज़ एबिलिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी, यानी उसका ये बिलीव है कि वो बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट बनेगी, और दिस इज़ हर बिलीफ। B हम इसको डोनेट करेंगे, और एज अ कॉन्सिक्वेंस शी डिसाइडेड टू बिकम a more better and worthy psychologist in future। तो जब उसका ये बिलीफ है कि वो साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करती है, तो कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि वो हर सूरत में जो है ना साइकोलॉजिस्ट अच्छी बनेगी। अच्छा, यहाँ पे D भी आया है अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट एलिस। D कंसिस्ट ऑफ डिटेक्टिंग, डिस्क्रिमिनेटिंग एंड डिबेटिंग। The therapist helped her to detect and discriminate and debate her irrational belief। अब इसमें जो है जो स्टूडेंट है उसको बताया जाएगा कि ठीक है, अगर आपको साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है, मगर इसका मतलब नहीं कि आप द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बन सकें। तो ये हम कह सकते हैं कि हमने उसके बिलीफ को डिस्प्यूट किया है। तो इस तरह का जो E से हम लोग लेंगे कि वो उसका क्या इम्पैक्ट बनता है और इस थेरेपी का। तो अगर वो अच्छा ना भी साइकोलॉजिस्ट बन सके तो कोई ऐसी बात नहीं, वो उसको वर्थलेस फील नहीं होना चाहिए। तो E से हम ये कहेंगे कि थेरेपी का इम्पैक्ट उसके ऊपर पॉजिटिव आया है। कुछ रैशनल बिलीव्स एल्बर्ट एलिस ने यहाँ पे जो हैं वो एक्सप्लेन किए हैं। जैसे नंबर 1, आई फील इन माई रोल एज एन एम्प्लॉई, आई शुड बी अ गुड टीचर लाइक माई फादर, आई मस्ट कंट्रोल माई एंगर, आई मस्ट प्लीज़ माई बॉस। यानी कि इस तरह के बिलीव हैं जो कि हमें हर सूरत में हम ये सोचते हैं कि हमें ये करना ही करना है, बट ये कि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। और अगर हम इन्हीं बिलीव्स पर चलें तो हम न्यूरोसिस और साइकोसिस जैसी डिसऑर्डर्स से भी हम जो है उनको की वजह से हम सफ़र कर सकते हैं। एल्बर्ट एलिस ने कोई 11 to 12 इरेशनल बिलीव्स का जिक्र किया है, जिसमें कुछ मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि नंबर 1 पे वी मस्ट हैव लव फ्रॉम ऑल पीपल, यानी कि हमें सब लोग हमसे मोहब्बत करें। नंबर 2, वी मस्ट बी ऑलवेज कॉम्पिटेंट एंड एजुकेट, और हमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंसी हमारे अंदर होनी चाहिए, हम सब कुछ हम अचीव कर सकते हैं।
When people do not behave according to own liking, we should blame them and see them as wicked and rotten and bad. जब जो लोग हैं वो हमारे हिसाब से ज़िंदगी नहीं गुजारते तो हम ये कहेंगे कि वो बहुत बुरे लोग हैं. Number 4, we should see things as catastrophic when we are treated unfairly or rejected. कोई भी ऐसा मसला हुआ तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनेगा अगर हमें रिजेक्ट किया गया. It is difficult to undertake responsibility in life is more rewarding to avoid them. यानी कि जब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर हम ना उठा सकें तो हम उनको अवॉइड करें तो फिर हम सक्सेसफुल हो सकते हैं. नाउ दीज आर द इरेशनल बिलीव्स. ये सारे जो बिलीव्स हैं वो हमें ब्लेमिंग गेम में डाल देते हैं. तो इसके लिए वजह ये होती है कि दीज इरेशनल व्यूज़ आर रिलेटेड विद अबाउट द सेल्फ, अबाउट द अदर्स और द वर्ल्ड. यानी कि 3 ट्रायंगल में एक आदमी ही सर्कल में ही फंस जाता है, ट्रायंगल में, जिसमें वो ये कहता है कि कुछ बिलीव्स उसके अपनी ज़ात के होते हैं, कुछ वो लोगों पे से मंसूब कर लेता है और कुछ आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड से मंसूब कर लेता है. अच्छा, थेरेपेटिक टेक्निक्स में अब हम जैसे कि ये प्रोसेस है कि हम रेपो डेवलप करते हैं क्लाइंट के साथ. पॉइंट ऑफ व्यू इरेशनल बिलीफ टू द क्लाइंट को हम बताते हैं कि क्या उसके इरेशनल बिलीफ हैं. रिप्लेस इरेशनल बिलीफ विद रैशनल वंस. हम जो है वो रैशनल बिलीफ्स को रैशनल से हम रिप्लेस कर सकते हैं. यूज़ कॉग्निटिव इमोशनल बिहेवियर टेक्निक टू हेल्प द क्लाइंट. और कुछ टेक्निक्स हैं जैसे कि नंबर 1 कॉग्निटिव मेथड. अब कॉग्निटिव मेथड में जो उसके इरेशनल बिलीव्स हैं जो थेरेपिस्ट है उसको डिबेट करेगा, चैलेंज करेगा और डिस्प्यूटेशन करेगा, कॉग्निटिव होमवर्क देगा. चेंजेस वन लैंग्वेज यानी कि मस्ट और शुड की जो लैंग्वेज है, मिसाल के तौर पे जैसे आई मस्ट बी अ वेरी गुड लिसनर, आई शुड डू दिस थिंग according to the set time period and I must be perfect in everything I do. इस तरह के जो बिलीव्स हैं उनको चेंज करने की क्लाइंट कॉग्निटिव मेथड में थेरेपिस्ट का कॉग्निटिव मेथड में कोशिश करेगा कि क्लाइंट को बिलीव को इस तरह चेंज किया जाए. अब बिहेवियर टेक्निक्स में आता है जैसे सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, बायोफीडबैक और बिहेवियरल होमवर्क दिया जाता है क्लाइंट को ताकि वो अपने इरेशनल बिलीव्स को चेंज कर सकें. इसके अलावा फंक्शनल मेथड भी आता है जिसमें रोल प्लेइंग क्लाइंट को सिखाई जाती है. अच्छा, अब गोल जो हैं वो REBT के वो ये हैं कि मिनिमाइज़ करना चाहिए डिफीटिंग और इरेशनल बिलीव्स को. नंबर 2 क्रिएट इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट, सेल्फ डायरेक्शन क्लाइंट के अंदर डेवलप करवानी होती है, जिसका ये मेन गोल है REBT का. एप्लीकेशन ऑफ REBT इट कैन बी अप्लाइड टू ट्रीटमेंट ऑफ एंग्जाइटी, हॉस्टिलिटी, डिप्रेशन और चाइल्ड रेयरिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं इन सब के ऊपर REBT अप्लाई होती है. जो थेरी है वो साइंटिफिकली अटैक्स द इरेशनल सुपरजेशन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल. ये जो बिलीव्स हैं जो इरेशनल है वो क्लाइंट के थेरेपेटिक टेक्निक ऑफ REBT से उसको मोल्ड किया जाता है, उनको चेंज किया जाता है और उनको रैशनल बिलीफ से रिप्लेस किया जाता है. ओके स्टूडेंट, आज का लेक्चर एंड हुआ. नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे दोबारा बात करेंगे. ओके, थैंक यू.